जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन है। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। और आप सब लोग जानते ही हैं, टारगेट बैच में आज आपकी अंतिम क्लास होगी। हमने 2 क्लासेस थी जो साथी आपका हमने कहा कि लास्ट में ये आपको कराएंगे। एक तो कल कर चुके हैं हम लगभग, और आज उतनी ही छोटी सी क्लास आज भी होगी। तो टारगेट बैच जैसे कि हमने आपका पूरा स्टैटिक जीके और हिस्ट्री में सारे समय को हमने ऐसे बिना बातों के गुजारा कि हमको सिर्फ फोकस करना है कि हमको पढ़ना क्या है और रिवीजन किस चीज़ का करना है। तो कल की क्लास में आप जानती हैं, हमने आपको चालुक्यों के बारे में बताया, जिन चालुक्यों का एक कॉन्फ्लिक्ट था, एक संघर्ष था, किसके साथ में? पल्लवों के साथ में। तो आज हमको उन पल्लवों को पढ़ना है। तो पल्लव वंश जो कि कहाँ पर था? तमिलनाडु में था। इसके संस्थापक हमने आपसे कह दिया, संस्थापक भूलने नहीं है आपको किसी भी वंश के साउथ के। राजधानी इनकी कांची में थी, तमिलनाडु में। और सिंह विष्णु ये वैष्णव धर्म को मानते थे। आदि वरहा का गुफा मंदिर इन्होंने बनवाया। ठीक है, इन्हीं के दरबारी कवि थे, बहुत फेमस थे, भारवी। और भारवी ने एक बुक लिखी है, ज्योति दीदी, बहुत बढ़िया। दिव्या, रिक्लोज, अमित, मोहित, अशोक, आदित्य प्रताप, राहिल, नेहा, सारे प्यारे साथियों का बहुत स्वागत है। तो दरबारी कवि भारवी, उनकी पुस्तक है कार्तार्जुनियम, और इन्होंने वराह मंदिर भी बनवाया था। तो हमने आपको बताया सिंह विष्णु के बाद में एक शासक आए थे, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ था? पल्लव और चालुक्यों के बीच में आपका एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था। महेंद्र वर्मन ने एक बुक भी लिखी है, मत विलास प्रहसन। एसएससी सीपीओ में इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। इसके शासनकाल में पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया था और महेंद्र वर्मन को हार का सामना करना पड़ा था। नरसिंह देव वर्मन, जो कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाने वाला शासक है, इसको मामल्ल भी कहते हैं। तो कई बार महाबलीपुरम को आप देखोगे मामल्लपुरम भी कहा जाता है। इसने पुलकेशिन सेकंड को पराजित करके उसकी राजधानी वातापी को जीत लिया था। अच्छा, मुझे बताइए, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, यस और नो? आप कहेंगे हाँ जी। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय खुद किसके हार गया था? वो हार गया था नरसिंह देव वर्मन से। और इसके बाद में शासक आए थे नरसिंह देव वर्मन सेकंड, जिन्होंने कैलाश मंदिर बनवाया, कांची का, बहुत चर्चित है। इनके दरबार में दंडी विद्वान रहते थे, जिन्होंने 10 कुमार चरितम बुक को लिखा है। वेंगी के चालुक्य हमने आपको बताए थे कि आपका जो शासक था पुलकेशिन, उसने अपने भाई विष्णुवर्धन को ये क्षेत्र दिया था जीत करके। कल्याणी के चालुक्य ये केरल के क्षेत्र में थे, जिनका संस्थापक था तेलप सेकंड। ये कर्क द्वितीय को हरा के कल्याणी में स्थापना करता है। ठीक है, प्रारंभ में इसकी राजधानी मान्यखेत हुआ करती थी। तेलप सेकंड की उपाधि असुमाल थी, असमाल। देखिए, इसी वंश में एक शासक हुआ था 993 से 997 तक, जिसका नाम है सत्याश्रय। आप सबको पता होना चाहिए, महमूद गजनवी भारत में कब आया था? तो पहला प्रयास उसका सन 1000 में था, जो असफल था। 1001 में वह हिंद के युद्ध में वो सफलता पाता है महमूद गजनवी। आपका मध्यकालीन इतिहास में पढ़ते हैं। कितनी बार आया था महमूद गजनवी भारत? तो आप कहेंगे एलियट ने बताया है कि वह 17 बार आया था। तो महमूद गजनवी जब भारत में आया था तो पल्लव वंश का शासक कौन था? सत्याश्रय। सोमेश्वर प्रथम ने राजधानी बदल करके इसने क्या बनाई थी? कल्याणी बनाई थी। ठीक है, जिसकी वजह से बाद में इसको कल्याणी के चालुक्य भी कहा जाने लगा। सॉरी, हमने पल्लव बोला, अभी कल्याण चालुक्य बोलना है। विक्रमादित्य सेकंड था, जिसने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया। कर्नाटक में है विरूपाक्ष मंदिर, जो कि भगवान शिव से संबंधित है। तो ये तो हुआ पल्लव और चालुक्यों का संघर्ष। एक संघर्ष हुआ था कन्नौज के लिए। कन्नौज किस राज्य में स्थित है? अगर हम आपसे पूछें, जरा बताइए, तो आप कहोगे भारत में जो उत्तर प्रदेश है वहां पर कन्नौज है। दरअसल में मेन रीजन क्या था कि कन्नौज से होकर के सड़कें गुजरती थी, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को जुड़ने वाली। तो सबका सेंटर पॉइंट कन्नौज था। और हर्षवर्धन की जब मौत हो गई, हर्षवर्धन थे 606 से 647 तक, तो हर्षवर्धन की मौत के बाद में कन्नौज का रूट जो है वो खाली हो गया। और कन्नौज का जो ये आपका रास्ता खाली हुआ आपका, तो इसके लिए बहुत संघर्ष हुआ। सारे लोग, जैसे मैंने बताया, मालवा का देवगुप्त था, बंगाल का आपका गौड़ शासक था, जिसका नाम था शशांक। ये सब चाहते थे कि भाई कन्नौज पर हमारा अधिकार हो। तो कन्नौज के लिए इसी तरह से 3 वंश, कन्नौज, जिसका पुराना नाम कान्यकुब्ज या महोदयश्री भी उसको हम कहते हैं, तो इसके लिए 3 वंश हुए। इधर बंगाल साइड में तो पाल थे, गुर्जर प्रतिहार वंश था आपका, और राष्ट्रकूट वंश था। इधर राष्ट्रकूट थे और इधर गुर्जर प्रतिहार थे। तो ये जीआरपी आप याद रखना, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पल्लव, इन 3 के बीच में संघर्ष हुआ। तो बहुत बार पूछा जाता है कन्नौज का जो संघर्ष हुआ वो किन 3 राजवंशों के बीच में हुआ था। कन्नौज की कहानी जानिए। वर्धन वंश के बाद में यहाँ पर एक आयुध वंश आ गया था।
गद्दी के लिए दो युद्ध भाई थे आयुध वंश के, इंद्रायुद्ध और चक्रायुद्ध, इनमें आपस में संघर्ष हो गया। गद्दी के लिए अक्सर भिड़ जाते हैं भाई भाई भी। इसका ही फायदा उठाया इन तीनों वंशों ने कि भाई हमको मौका है यहाँ पहुंचने का। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले प्रतिहार शासक वत्सराज ने शुरू किया और इंद्रायुद्ध को जिताकर गद्दी पर बिठाया, यानी चक्रायुद्ध को क्या कर दिया, हरा दिया। किसने, गुर्जर प्रतिहारों ने। इन्होंने इनकी राजनीति में क्या किया, जाकर के वहां एंटर कर दिया। धर्मपाल को ये पता चलता है, जो कि पाल वंश का है, कि भाई यार इसमें तो आपका गुर्जर प्रतिहार जा चुके हैं। तो इसने क्या किया, पाल वंश के ने, इसने इंद्रायुद्ध को जाकर के हरा करके वापस चक्रायुद्ध को बिठा दिया। तो हो गई कॉन्फ्लिक्ट शुरू, नहीं हो गए, उन्होंने उसको हराया, इन्होंने दूसरे को हरा दिया। वत्सराज अब जो शासक था यहाँ पर ये गया, इसने धर्मपाल को ही हरा दिया। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने वत्सराज को हरा दिया, यानी अब राष्ट्रकूटों की एंट्री हो गई और उन्होंने जाकर के वत्सराज को हरा दिया। तो कहने का मतलब है दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने और विजय प्राप्त करने वाला प्रथम शासक, लेकिन बाद में नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर पूर्ण अधिकार कर लिया। यानी संघर्ष में बीच में क्या हुआ, सब एक दूसरे को हराते रहे, उस बात के मायने नहीं है। मायने इस बात के हैं कि अंतिम रूप से विजय किसकी हुई और शुरुआत किसने की। तो शुरुआत की प्रतिहार वंश ने और अंतिम रूप से विजय भी हुई प्रतिहार वंश की। इसकी विजय हुई प्रतिहार वंश की। नागभट्ट द्वितीय जो है ये क्या बोलोगे, कन्नौज पर पूर्ण अधिकार कर लिया था और ये प्रतिहार वंश के थे। तो किस वंश की जीत हुई, आयुध वंश खो बैठा आपसी फूट में, बाकी आपका पाल वंश, राष्ट्रकूट और साथ में आपका अगर हम बात करें गुर्जर प्रतिहार, इन्होंने फायदा उठाया। ये जो पाल वंश था ये कहाँ पर था, ये बंगाल क्षेत्र में था। इसका संस्थापक था गोपाल। ये सर्वसम्मति से जनता द्वारा चुना गया था, क्योंकि इस समय जो बंगाल की जनता थी वो बहुत परेशान थी। स्थानीय रूप से बहुत लोग आते थे, कश्मीर के एक ललितादित्य मुक्तपीड़ थे, इन्होंने कन्नौज और बंगाल को लूटा था। तो बंगाल में ऐसा कोई शासक नहीं था, तो बंगाल की जनता चाहती थी कि उनका कोई लीडर बने, इसीलिए ताकि जो लूट से बचा जा सके। तो इसको जनता ने नेता बनाया था अपना, इसने गोपाल को। राजधानी कहाँ थी पाल वंश की, मुंगेर। पहले जो मत्स्य न्याय होता था स्थानीय रूप से, उसको इन्होंने खत्म किया। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बहुत चर्चित रहा है बिहार में, इन्होंने ही बनवाया। धर्मपाल एक शासक हुए पाल वंश में, गोपाल के बाद में विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया। नालंदा के लिए 100 गांव दिए। सोमपुरा विश्वविद्यालय का निर्माण इन्होंने ही कराया। पाल वंश के किस शासक को परम सौगात, उत्तरापद स्वामी, तो इसकी उपाधियां देख रहे हैं आप, जैसा गुप्त साम्राज्य के समय पर थी। तो गुप्त साम्राज्य के राजा भी तो इन्हीं उपाधियों को धारण करते थे। और आपका परम सौगात, परम भट्टारक, ये आपका आपने वहां भी देखा होगा जब हम पढ़ते थे आपका सातवाहन शासकों को। इसने क्या किया, बहुत सारी उपाधियों को ऐसे धारण किया। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, धर्मपाल की। तो धर्मपाल के दरबार में हरिभद्र रहते थे, विद्वान थे, अष्टशास्त्री का उन्हीं की बुक है। धर्मपाल की जो पत्नी थी वो राष्ट्रकूट वंश की थी। इनके बाद में जो शासक आए, देवपाल बौद्ध धर्म का पुनर्संस्थापक था, इसने बौद्ध धर्म के लिए बहुत प्रयास किए। पाल वंश का वह शासक जिसने बौद्ध धर्म को रिफाउंड किया। विग्रहपाल, महिपाल को भी पुनर्संस्थापक कहा जाता है। रामपाल। अंतिम शासक आपको याद रखना है गोविंद, क्या बोलोगे, गोविंद पाल। पाल वंश के बाद में बंगाल पर शासन हुआ था सेन वंश का। तो पालों के बाद में कौन आ गए थे, सेन वंश। और सेन वंश के ही एक शासक थे, चौथे शासक लक्ष्मण सेन, ठीक है, जिन्होंने आपका संस्थापक आपका सामंत सेन थे, लेकिन चौथे शासक लक्ष्मण सेन थे, जिन्होंने एक आपका सेन संवत भी चलाया था, सेन संवत। ये बहुत प्रतापी शासक थे सेन वंश। ऐसे ही गुर्जर प्रतिहार वंश आपने देखा 725 से 1035 तक रहा। वातापी के चालुक्यों के सामंत थे, फिर ये स्वतंत्र हो गए। राजधानी इनकी राजस्थान में थी। इनका जो क्षेत्र है उसको गुजरातरा अर्थात राजस्थान में गुजरात के मध्य का क्षेत्र कहते हैं। प्रतिहाल शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है द्वारपाल या रक्षक। संस्थापक कौन थे आपका गुर्जर प्रतिहार वंश के, तो नागभट्ट प्रथम। चंद्रबरदाई जो साथी आपका एक रचना लिखता है, आपको पता होगा, पृथ्वीराज रासो, उसने ऋषि वशिष्ठ के द्वारा ये अग्निकुंड का सिद्धांत दिया। और उसने बताया कि ये जितने भी वंश हैं, प्रतिहार वंश, परमार वंश, चालुक्य वंश, चौहान वंश, ये सब एक अग्निकुंड से पैदा हुए, ये क्षत्रिय जातियां। एहोल अभिलेख जो पुलकेशिन द्वितीय ने जारी कराया, उसमें भी गुर्जर शब्द देखने को मिलता है। पाउक या घटियाला अभिलेख जो हैं, जो कि साथी आपका कुन्नुक राजा ने जारी कराए, वहां से नागभट्ट के दो भतीजे कुन्नुक और देवराज के बारे में पता चलता है। इन्हीं का बेटा जो है वो था वत्सराज, जो कि वास्तविक संस्थापक रहा। अभी आपने देखा त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले कौन गया था, वत्सराज, ठीक है। और वत्सराज की ही उपाधि है रणहस्तिन और जयवरहा।
गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक की उपाधि रणहस्तिन थी? वत्सराज का बेटा हुआ नागभट्ट द्वितीय, और नागभट्ट द्वितीय वो थे जिन्होंने आपका क्या किया, इस पूरे वॉर को जीता। यानी कि जो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष था उसमें अंतिम रूप से कौन जीता था? नागभट्ट द्वितीय। तो त्रिपक्षीय संघर्ष किसके पक्ष में गया था? तो ये गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय गए। ध्रुव को हराकर कन्नौज को अपनी राजधानी इन्होंने बनाया था। इसके बाद में एक शासक हुए आपका राम भट्ट, उनके पुत्र हुए सम्राट मिहिर भोज। आप सब लोग जानते होंगे सम्राट मिहिर भोज 836 से 885 तक 49 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। इनके समय पर अरब यात्री सुलेमान आया। कल्हण ने अपनी पुस्तक लिखी है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी हालांकि कश्मीर का इतिहास है, तो कश्मीर के इतिहास में भी मिहिर भोज जी का जिक्र आता है। मिहिर भोज जी की उपाधि क्या है? आदिवराह। आदिवराह के नाम से किनको जाना जाता है? मिहिर भोज जी को जाना जाता है। इन्होंने स्वयं को लक्ष्मण का वंशज बताया है मिहिर भोज जी ने, और ग्वालियर अभिलेख में इसका जिक्र मिलता है। इनके बाद में महेंद्रपाल हुए, और महेंद्रपाल के जो राजकवि थे वो राजशेखर थे। इनकी रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं। एक तो कर्पूर मंजरी, एक काव्य मीमांसा और एक बाल रामायण। किसने लिखी है? राजशेखर। किसके दरबार में रहते थे? आपका प्रतिहारों के दरबार में रहते थे। किस व्यक्ति के यहाँ? तो महेंद्रपाल के यहाँ। ठीक है। महिपाल उनके टाइम पर भी राजशेखर रहे, और इनके टाइम पर अरब एक यात्री आया था अलमसूदी। हालांकि इस समय पे एक अलमकसीदी नामक व्यक्ति भी आया था जिसने भारतीय मानसून के बारे में बहुत रिसर्च की थी। गुर्जरों को क्या बोला अलमसूदी ने? अलबोरा या बोरा कहा। गुर्जरों को हेनसांग ने कुचैलो कहा है, कुचैलो। और अंतिम शासक कौन रहा प्रतिहार वंश का? तो पहला शासक और बीच में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन थे? नागभट्ट द्वितीय। प्रतापी शासक मिहिर भोज, और आपका यशपाल अंतिम शासक रहे। लेकिन यशपाल को गहड़वाल वंश जो कन्नौज का था उसने हरा दिया था। ऐसे ही तीसरा कौन था आपका साथी कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में? वो राष्ट्रकूट वंश था। सूर्यांश भाई सिर्फ मैं इसको रिपीट कर लूँ? हाँ, ये रिपीट करने पड़ेंगे आपको। जो भी हमने आपको डेटा गिवन किया है उसको पढ़ लेना। हमने सब जगह मार्क किया है, इंपॉर्टेंट क्या है उसको छोड़ना नहीं है। प्रॉमिस करिए बहुत अच्छे से उसको रिवाइज करेंगे। तो वातापी के चालुक्यों के ये भी मंत्री थे राष्ट्रकूट, लेकिन दंतिदुर्ग इनसे अलग हो गए और एक अपनी अलग वंश बनाया राष्ट्रकूट। राजधानी बनाई मान्यखेत में, और मान्यखेत के बाद में कृष्ण प्रथम ने बनाया कैलाश मंदिर। इसके बाद में गोविंद द्वितीय, जो कि जिनके बाद में ध्रुव आया, और ध्रुव क्या था? त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। ध्रुव को ही हम धारावर्ष के नाम से जानते हैं। गोविंद थर्ड से अमोघ वर्ष। आपको ये ट्री नहीं याद रखना है कि इन सब के नाम याद रखूंगा, नहीं, जो हम बता रहे हैं सिर्फ वो। अमोघ वर्ष एक बहुत इंपॉर्टेंट शासक हुए आपका राष्ट्रकूट वंश में, जैन धर्म को मानते थे। इन्होंने कविराज मार्ग एक पुस्तक लिखी जो कि कन्नड़ भाषा में है। अंतिम शासक कौन है राष्ट्रकूट वंश में? वो है कर्क सेकंड। ठीक है। और कर्क सेकंड को हराया तैलप सेकंड ने। एक क्रम आता है भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुआ उसका क्रम क्या है? एक क्रम नहीं भूलना, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि पहले भारत पर ईरानी आए, ईरानियों को हराया था सिकंदर ने, फिर हिंद यवन, फिर शक, पहलव, कुषाण, अरबी, तुर्की। ये भारत पर विदेशी आक्रमण का क्रम है। कभी इससे क्वेश्चन ना के बराबर पूछे जाते हैं। सिर्फ एक कैरेक्टर है कुषाण वंश का कनिष्क जो बार बार रिपीट होता है। ठीक है। तो हिंद यवन शासकों की अगर हम बात करते हैं, इनको बैक्ट्रियन भी कहते हैं। ये उपनाम कभी कभार पूछ ले जाते हैं। इनका पहला शासक था डेमिट्रियस, जो कि सेल्यूकस था ना। किसका सेनापति था? सेल्यूकस, सिकंदर का। तो वो उसका थल सेनापति था। तो सेल्यूकस निकेटर का तीसरी पीढ़ी का, यानी कि इसके पोते का लड़का है, पड़पोता है। डायोडोट्स ने सेल्यूकस के कमजोर होने पर बैक्ट्रिया क्षेत्र को एक स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में घोषित कर दिया था। दूसरा यूनानी आक्रमणकारी भारत में जो आया वो डेमिट्रियस आया। कौन आया? डेमिट्रियस आता है आपका। और क्योंकि भाई पहला तो सिकंदर ही हो गया ना, ये सिकंदर के वंशज है, तो दूसरा हुआ डेमेट्रियस। इनकी दो शाखाएं थी, इसको सीन 2 पर दिखाना भैया। दो शाखाएं थी, एक तो डेमेट्रियस वाली शाखा है और एक है यक्रडाइट्स वाली शाखा। तो डेमेट्रियस शाखा में राजा हुए थे अपोलोटोड्स, अगाथोक्लिज और मिनांडर। ठीक है, जिन्होंने शासन किया। और इसमें यक्रटाइड्स में थे एंटियालकीड्स। तो देखना जरा ध्यान से, अगाथोक्लिज वो व्यक्ति जिसने कृष्ण और बलराम के सिक्के जारी कराए थे। मिनांडर अर्थात मिलिंद सिकंदर से भी ज़्यादा एरिया भारत में जीतने वाला व्यक्ति था, लेकिन इसने जीवन के ऊपर बहुत सारे सवालों के ऊपर बौद्ध भिक्षु नागसेन से एक वार्ता की, जो कि मिलिंद पन्हो बुक में लिखी हुई है। इसका मतलब है मिलिंद, अर्थात मिलिंद कौन है? मिनांडर। तो मिनांडर के प्रश्न हैं इसमें। इसकी ही उपाधि हमीकस या सोटर है।
इसी ने सोने के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, किसने? मिनांडर ने। चिंटू दिखाओ। इसने सुंग वंश के शासक भागवत के दरबार में हेलियोडोरस को भेजा था, एंटियालकीड्स ने। राजधानी जो डेमिट्रियस शाखा थी उसकी राजधानी थी सियालकोट, और जो यूक्रेटाइड शाखा थी उसकी राजधानी थी तक्षशिला। अंतिम शासक हुआ इनका हर्मियस, और इसे कुजुल कुडफिसेस ने हरा दिया। और कुजुल कुडफिसेस किस वंश का संस्थापक है? वो है कुषाण वंश का। तो हिंद यवन आक्रमण के प्रभाव क्या हुए? मुद्राओं की लिपि, कैलेंडर में सप्ताह का प्रयोग, बारह राशियां जो आप पढ़ते हैं, पर्दा प्रथा जो लेके आई हिंद यवन शासक लेके आए, ज्योतिष कला का विकास इन्होंने ही किया। ऐसे ही भारत में एक शासक आए शक, जिनको हम सीथियन कहते हैं। ये सीरिया क्षेत्र से आए थे, बुलंद दर्रे से आए। इनका पहला शासक है मोगा। शकों की भारत में 5 शाखाएं रहीं, अफगानिस्तान क्षेत्र में, पंजाब क्षेत्र में, मालवा अर्थात एमपी क्षेत्र में। उत्तर शाखा थी आपका पाकिस्तान से लेकर के वर्तमान पाकिस्तान से मथुरा तक, और पश्चिमी थी आपका महाराष्ट्र नासिक से लेकर के एमपी उज्जैन तक। 5 शाखाएं थी। रुद्र दमन का जो संबंध है वो आपका पश्चिमी यानी कि इस शाखा से है, पश्चिमी क्षत्रप शाखा से है। रुद्र दमन आप जानते हो, जिसने जूनागढ़ अभिलेख जारी कराया था, और जूनागढ़ अभिलेख से सुदर्शन झील का हमको जानकारी मिलती है। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल ने उसको बनवाया था। सुदर्शन झील से नहरें निकलवाई किसने? सम्राट अशोक का एक राज्यपाल हुआ, यानी बनवाई तो मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर ने, लेकिन नहरें निकलवाई तो शासक ने। लेकिन एक बार क्या होता है, देखिए कोई भी जो झील है उसमें एक समय पे आपका गंदगी साइड से आते आते अतिक्रमण होते होते ये जगह कम होती चली जाती है धीरे धीरे, यस और नो? तो यानी कि ऐसी स्थिति आ गई, तो फिर से इसकी खुदाई वगैरह करके जीर्णोद्धार, रिनोवेट करवाया इसको किसने? रुद्रदामन ने। ठीक है, इनके एक मंत्री थे सुविशाख, उनके निर्देशन में ये काम हुआ। फिर से दोबारा स्थिति आई तो पुनः, पुनः का मतलब रिवाइव्ड, री रिनोवेट किसने करवाया इसको? तो स्कंद गुप्त ने कराया। ये दोनों बातें याद रख लें। जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक के बारे में पहला पल्लव नहीं, पल्लव वो हैं जो तमिलनाडु के हैं, ये पहलव हैं, ये विदेशी हैं। अर्थियन इनको बोलते हैं। इनका सिर्फ आपको फाउंडर याद रखना है, मिथ्रेडेट्स। गोफर्णिस इनका एक राजधानी था, लेकिन कुषाणों ने इनको भी हरा दिया, यानी कुषाण सबको हरा रहे थे, इसीलिए कुषाण वंश को ध्यान से पढ़ना। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कुडफिसेस। कुषाण मिड एशिया से आए थे, इनकी जो जनजाति वो यूची थी। इसका जो उत्तराधिकारी हुआ कुजुल कुडफिसेस के, वो हुए विम कुडफिसेस। लेकिन उन्होंने बहुत प्रचारित किया कुषाण वंश को, इसलिए इनको रियल फाउंडर कहा गया है। विम कुडफिसेस ने सोने के सिक्के चलवाए, जिनको द्विभाषीय मुद्रा भी कहते हैं, यानी दो भाषा, बाइलिंगुअल करेंसी थी। यूनानी लिपि भी लिखी रहती थी उन पर, और खरोष्टी भी। विम कुडफिसेस जो था वो शैव धर्म का अनुयायी था, इसीलिए उसने सेव, नंदी, बैल की आकृति के सिक्के जारी कराए। विम कुडफिसेस को सम्राटों का सम्राट या फिर सर्वलोकेश्वर आदि नामों से जाना जाता है। ऐसे ही एक शासक हुआ आपका तीसरा शासक, थर्ड है ये, कौन? कनिष्क। कब गद्दी पे बैठा कनिष्क? बहुत इंपॉर्टेंट है, 78 एडी में। रवेटक अभिलेख से कनिष्क के विम कुडफिसेस के पुत्र होने का पता चलता है। इनकी 2 राजधानियां थी, पुरुषपुर और मथुरा। गद्दी पर बैठने से पहले कनिष्क कहाँ? तक्षशिला में एक गवर्नर था। कनिष्क के समय पर चौथी बौद्ध संगति हुई, याद है? अजातशत्रु के समय हुई पहली, दूसरी आपकी कालाशोक के समय, तीसरी अशोक के समय, और चौथी कनिष्क के समय। चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया था, हीनयान और महायान। तो इन्होंने अशोक की तरह बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, इसीलिए इनको द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। उस समय आपका मूर्ति और मंदिर निर्माण कला काफ़ी विकसित हो रही थी, तो गांधार कला और मथुरा कला, यानी कि ये मूर्ति निर्माण और मंदिर निर्माण की कलाएं थी जो इन्होंने बनाई। शुद्ध सोने के सिक्के, देखो सोने के सिक्के पूछे तो विम कुडफिसेस, लेकिन शुद्ध सोने के सिक्के जिस पर सूर्य देवता इनके हेलियोक्लीज का इन्होंने साइन बनाया था। इसके ही राजनीतिक कवि थे अश्वघोष। नागार्जुन, इनकी बुक मैं आपको बता चुका हूँ सबकी। चरक थे इनके टाइम पर, देखिए कितने महान व्यक्ति हैं ये सब लोग जो इनके टाइम पर थे। 78 एडी में ये गद्दी पर बैठे थे, तो इस दिन चला था शक संवत। विक्रम संवत कब बताया था साथियों मैंने आपको? बताएंगे जरा, विक्रम संवत मैंने आपको कब बताया था? तो ये हुआ साथी हमारा आपका दी एंड। क्या बोलोगे? ये हमारा दी एंड है। आप एक प्रॉमिस करके जाएंगे, आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे, बाकी चीज़ें आप जानते हैं सारी, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। सबसे बेहतरीन उपाय किसी एक चीज़ का है तो रिवीजन है। आजकल बच्चों के दिमाग में एक चीज़ है कि परीक्षा का पैटर्न में क्या बदलाव होगा। दोस्त, जो बदलाव होगा वो सबके लिए होगा, और सिलेबस जो आपका है हो सकता है
क्वेश्चन पूछने के तरीके बदल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हिस्ट्री में वो आपसे कुछ एस्ट्रोलॉजी की बात पूछने लग जाएगा या फिर हस्तरेखा विज्ञान से क्वेश्चन पूछने लग जाएगा। तो चिंता नहीं करनी है, बस खुद के ऊपर भरोसा रखना है कि कुछ भी जो चेंज होगा वो सबके लिए होगा, और अगर नहीं होता है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो रिवीजन पे आपको बहुत फोकस करना है, और अब उम्मीद करूंगा आपसे एक अच्छे छात्र की तरह आप एक अच्छा रिवीजन करेंगे। बाकी जो मेहनती छात्र हैं वो अपनी जगह बनाते हैं दुनिया में, और हम उम्मीद करेंगे आप एक मेहनती छात्र की तरह अपनी जो जगह है वो दुनिया में स्थापित करेंगे, और वो होती है। उसमें हो सकता है आपको समय लग जाए, लेकिन वो होके रहेगा। हो सकता है आप उससे भी कहीं बेहतर जगह पर हों, यही हम आपसे कामना करते हैं, और आपके लिए कामना करते हैं कि आप बहुत अपने भविष्य को उज्जवल करें और खूब मेहनत करें। थैंक यू, नमस्ते। और आपने जितनी तन्मयता के साथ में इसको पढ़ा, बिना बातचीत के, किसी भी बिना सवाल और जवाब के, आपने जो बहुत धैर्यपूर्वक, बहुत शांति के साथ में टारगेट बैच को पढ़ा, तो जैसा हमारा मकसद था कि कम समय में हम आपको चीज़ें पूरी करा दें, उसमें हम सफल रहे। और आपसे भी उम्मीद करेंगे कि आप भी अपनी सफलता का एक मैसेज जिस दिन सफल हो जाओगे हमारे पास भेजेंगे। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।